Yes, a very good afternoon to all of you. Khushi Singh, Khushi Gamit, good noon sir. Pooja Patel, Vishwa Bhavsar, Khushi Gamit, Maitri Shah. Yes, good afternoon to all of you. खुशी कटारिया, गुड आफ्टरनून सर. अच्छा, खुशी कटारिया सोच रही थी मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, गुड आफ्टरनून बोलूँ कि ना बोलूँ, सोच रही थी. इतना सोचने के बाद बेचारी ने बोल ही दिया, चलो सर को गुड आफ्टरनून विश कर ही देते हैं, है ना. खुशी कटारिया वॉज थिंकिंग दैट वेदर आई शुड विश गुड आफ्टरनून और नॉट. आफ्टर सीइंग सो मैनी गुड आफ्टरनून शी थॉट दैट लेट्स, चलो विश कर देते हैं. ओके, ऐसा नहीं था. मेरे को तो ऐसा ही लग रहा था. मैं सबके मैसेज पढ़ के मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा क्या सोचता है और गुड आफ्टरनून किस वे से प्रेजेंट करता है. ओके, डोंट माइंड, आई वॉज जोकिंग. यस, चलो. पहले सर को उल्लू बनाते हैं अपन. चलो, सब लोग ज्वाइंट हो गए. ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं आज हम. अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. सब लोग ट्राई करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं न्यूटन्स लॉ के. फ्री बॉडी डायग्राम सबसे बनते हैं एटलीस्ट. फ्री बॉडी डायग्राम. यस, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है. पूरा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ के जितने भी क्लासेस होंगे अब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सबका. जो लोग प्रैक्टिस करेंगे देखो उसका तो बूस्ट होगा ही होगा. अब जो बिल्कुल ऐसा सोचेंगे सर हमें तो कुछ नहीं करना, घर जाके कॉपी फेंक देंगे, कॉपी खोलेंगे भी नहीं. एक बार एटलीस्ट कॉपी तो आपको खोलना पड़ेगा घर पे, तब आपका कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना. चलो, कुछ एग्जांपल्स आज भी डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे. मैत्री पटेल हैज आल्सो ज्वाइन. चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन. देखते देखते ये न्यूटन्स लॉ आपको कहाँ ले जाएगा देखो. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हमारी बाहुबली क्लास का सेशन नंबर 4. ठीक है, 3 सेशन हम ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे बाहुबली क्लास के. आज हमारा चौथा सेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ के चैप्टर्स के बाद यू विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड और आप अपने आप में एक फिजिक्स को फील करने लग जाओ. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा योर पर्सनैलिटी विल बी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म और फिजिक्स आपकी रग रग में घूमने लगेगा. ठीक है, तो फिजिक्स से आप इतने फैमिलियर हो जाओगे तब तक, फिर आप बोलोगे वाह सर, रात को नींद में सपने भी आपको पुली और मास के आने वाले हैं. मैं बता रहा हूँ, इतना मज़ा आएगा आपको फिजिक्स में. रात को सपने में भी आपके पुली और मास ही लटकते हुए दिखाई देंगे. ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम. व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? यस, ओके. कुछ क्वेश्चन वापस बॉल के ही करते हैं. सपोज करो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है. डिफरेंट वेराइटीज़ आपको सॉल्व करवाता हूँ, मज़ा आएगा. सपोज करो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है. ठीक है, मैंने उसको ऐसे रखा है. इस तरह का एक ग्रूव है, इसमें मैंने एक स्फेरिकल बॉल रखा है. ठीक है, और आपको एंगल सारे दिए हुए हैं. ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है.
these are the angles given to you. Let's say this angle is 60 degree, this angle is also 60 degree, and this angle is also 60 degree. ठीक है, सारे एंगल्स आपको 60 डिग्री गिवन है। और क्वेश्चन में आपको बोला है फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मास भी आपको गिवन है। ये बेसिकली एक सिलेंडर है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज द सिलेंडर। अब सिलेंडर को आप यहाँ से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, इसका लेंथ आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका लेंथ पीछे की तरफ चला गया। सपोज करो आप सिलेंडर को यहाँ से देखते हो, इफ यू ऑब्जर्व द सिलेंडर फ्रॉम दिस साइड, आप अपनी आंखों को इधर लगा के देखो, जब आप इधर से सिलेंडर को देखोगे तो आपको ऐसा एक सर्कल दिखाई देगा। यू विल एबल टू सी दिस सर्कल। आपको ये वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, आपको कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, खाली ये वाला सर्कल आपको दिखाई देगा। तो इसी सर्कल को मैंने यहाँ पे शो किया है। Actually this is a cylinder of mass m. If you see it from this side, ये मैंने आंखें बनाई हैं आप लोगों के लिए, आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो आपको ये सर्कल ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो जरा, थोड़ा इमेजिनेशन हो रहा है, सबसे इमेजिनेशन हो रहा है क्या? यस, बेसिकली इट इज अ सिलेंडर, लेकिन आपको उसका लेंथ वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा एक सर्कल दिखाई देगा, है ना। हाँ, आगे से देखोगे तो आपको ऐसा सर्कल दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो ये है, ये सारे सरफेस आपके स्मूथ है, दिस इज ऑल्सो स्मूथ, दिस सरफेस इज ऑल्सो स्मूथ, एंड दिस सरफेस इज ऑल्सो स्मूथ। All the surfaces are smooth and we have to draw the free body diagram of this cylinder. हमें क्या करना है, सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे इस सिलेंडर पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो देखते हैं उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो चलो सबसे पहले फोर्सेस को शो करते हैं। पहले इस सिलेंडर को अलग से बनाओगे। लेट अस ड्रॉ दिस सिलेंडर। एक सिलेंडर का गोला मैंने अलग से बना दिया, देखो ये मेरा सिलेंडर का गोला बन गया। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो पहला तो देखो इसका मास m है, सिलेंडर का मास m है, तो हम सबको पता है mg तो लगेगा ही लगेगा। mg कैसे शो करते, देखो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर in vertically downwards direction, this will be your mg force। ठीक है, mg फोर्स मैंने शो कर दिया सिलेंडर का। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो इस सिलेंडर का यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, लेट से दिस पॉइंट इज a, और एक कांटेक्ट इसका यहाँ पे हो रहा है, लेट से दिस पॉइंट इज b। अब हमें पता है जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स लगता है, and that contact force is also known as your normal reaction। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे शो करोगे, अगेन सी हियर, बहुत बच्चों को नॉर्मल रिएक्शन में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले देखो ये टेंजेंट लाइन है आपकी, इसके आपको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करा, दिस विल बी योर नॉर्मल एट पॉइंट A। नाउ सी हियर, दिस इज योर टेंजेंट लाइन, you have to draw the perpendicular to this point, this is your normal at point B। अच्छा, अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप देख लो यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, तो यहाँ से 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से 90 डिग्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब मैंने डायग्राम एकदम अच्छे से बनाया। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप किसी भी सर्कल पे नॉर्मल डालते हो या किसी भी स्फेरिकल बॉडी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा सेंटर की तरफ मीट होती हुई, है ना। इफ़ यू ड्रॉ नॉर्मल एट एनी पॉइंट
सपोज करो मेरा सर्कल है, मैं एक सर्कल पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज करो ऐसा मेरा कुछ सर्कल है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करता हूँ तो वो हमेशा सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती है। किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉप करके देख लो, इट विल ऑलवेज ट्राई टू मीट टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यू कैन ड्रॉ नॉर्मल एट एनी ऑफ द पॉइंट्स, वो हमेशा सेंटर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। जितनी भी नॉर्मल्स आप ड्रॉ करोगे सब सेंटर की तरफ मीट होते। तो यहाँ पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी इस पॉइंट पे लग रही है। तो अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल को शो करना है तो सबसे पहले उस पॉइंट को शो करो। तो ये सपोज करो बी पॉइंट है, और बी पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, बी पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, देन यू विल ड्रॉ द नॉर्मल। सो दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट बी, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे ए से ड्रॉ करना है, तो ए वाले पॉइंट को पहले ड्रॉ करो, ठीक है। और उस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो। ए पॉइंट पे यू कैन ड्रॉ टेंजेंट लाइन, और जैसे ही आप टेंजेंट लाइन एक बार ड्रॉ कर दो फिर नॉर्मल बनाना आसान हो जाता है। उसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉप कर, दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल एट ए पॉइंट। सो ये तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब रही बात एंगल्स की, तो एंगल्स आपको ज्योमेट्री से निकालने। एंगल्स के लिए आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए, थोड़े बहुत ट्राइंगल्स आपको देखने आने चाहिए, थोड़े बहुत एंगल्स आपको देखने आने चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, मैं सेंटर पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल्स कितने होते हैं 360। सो 90 + 90 180, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आप लगाओगे आपको एंगल अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसी का भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉप कर दो, तो ये देख लो आपको ये एंगल्स पता चल जाएंगे, ये भी एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो एंगल्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये भी 60 डिग्री दिया है, इस एंगल का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉप करो, देखो ये एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये 60 तो ये भी 60, ठीक है। ये 60 तो ये वर्टिकली ऑपोजिट 60, ये 90 तो ये आपका 30 हो जाएगा। ये एंगल आपका 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आपका 30 हो जाएगा। और अगर टोटल सम देखोगे तो सबका सम देखो लीनियर पे फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री। इस तरह से एंगल्स निकालने के लिए आप थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगा लोगे तो आपको कहीं भी किसी भी वेक्टर्स के बीच का एंगल पता चल सकता है। अब मुझे नॉर्मल का देखो एंगल बताना है। ये बी पॉइंट पे जो नॉर्मल है इसका एंगल कितना होगा, है ना। इसका एंगल mg के साथ कितना होगा, तो देखो यहाँ पे mg प्लॉट कर लो। अब देखो ये एंगल कितना बन रहा है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा तो ये 60 डिग्री इसके साथ बनेगा। ये वाला एंगल आपका कितना बनेगा, वर्टिकल के साथ आपका जो नॉर्मल रिएक्शन का एंगल बनेगा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ये 60 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बनेगा। समझ आ रही है आपको। एंगल्स आप इस तरह से निकालोगे। एंगल्स के लिए आपको थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी, है ना। एंगल्स आप ज्योमेट्री से कैलकुलेट करोगे। और फ्री बॉडी डायग्राम पहले आप सबसे पहले देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन वी हैव टू फाइंड द एंगल्स। अब जैसे एक बार हमें एंगल्स पता चल जाते हैं तो एंगल्स से हम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट्स ले सकते हैं, है ना। एक बार सपोज करो मुझे एंगल पता चल गए, देन आई कैन टेक द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। कंपोनेंट्स लेने में आसानी हो जाती है और कोई बात नहीं। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया।
इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। सपोज करो हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट, स्फीयर वाले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। स्फीयर वाले में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो स्फीयर वाले क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हमें ऐसा वेज दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है। सपोज दिस एंगल इज 30 degree and this angle is 45 degree, and this is your smooth surface, this is your smooth wall. Again you have to draw the free body diagram of this spherical ball. इसका मास हमको दिया हुआ है 5 kg। इस बॉल का मास हमको गिवन है 5 kg। और ये बॉल्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो प्लेन्स के बीच में, एक प्लेन है आपका 45 डिग्री पे और दूसरा आपका वेज है 30 डिग्री पे। इन दोनों प्लेन्स के बीच में आपका बॉल ऐसे फंसा हुआ है ना। दोनों प्लेन्स के बीच में आपका बॉल ऐसे फिक्स्ड है, फंस गया है, यहाँ पे जाके फंस गया है, ठीक है। यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, बॉल आपका यहाँ पे आके अटक गया, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को थोड़ा इमेजिन करो और इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमको बनाना है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। आपको एफबीडी ड्रॉ करना है, इसका कैसे करोगे? सबसे पहले देखोगे कौन कौन से फोर्सेस उस पर लग रहे हैं, है ना। बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस आपके लग रहे हैं, पहले वो आप देखोगे। देख के बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। यस, देखो पहला फोर्स तो आपका लग रहा है mg का, वो तो हम सबको पता है। mg फोर्स इधर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बॉल का मास दिया हुआ है, तो बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। दिस इज योर बॉल। इस बॉल पे सबसे पहले mg फोर्स दिखाओगे क्योंकि इसका मास हमें गिवन है। mg will be from the center to vertically downwards. This will be your 5g force. इसके अलावा देखोगे तो इस बॉल का कांटेक्ट कौन कौन से पॉइंट्स पे हो रहा है। तो एक तो कांटेक्ट इसका इस पॉइंट पे हो रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, एंड सेकेंडली दिस इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो ए और बी पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो दोनों पे नॉर्मल फोर्स शो करोगे। सपोज करो ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर शो करोगे। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। सपोज करो ये आपका टेंजेंट है, दिस विल बी योर नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी, एंड यहाँ पे आपका ए पे कांटेक्ट हो रहा है। तो ए पॉइंट पे सबसे पहले एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, then you will draw the normal line to the A. This is your normal reaction at A, normal force at A, ठीक है। इस तरह से हमें सारे फोर्सेस को शो कर देना है सबसे पहले। अब रही बात एंगल की, देखो फोर्सेस तो हमने चलो मान लो सीख लिए, अब सबको मेरे ख्याल से फोर्सेस शो करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी। अब जो दिक्कत है एंगल की दिक्कत आती है। तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये कितना एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये छोटा एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ध्यान से देखोगे तो 45 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है।
इन दो के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। ये तो सबको समझ आ गया, ठीक है ना। अब हमें एंगल्स देखो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे शो करना है, ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें एंगल्स कैसे शो करना है। तो देखो ये जो नॉर्मल फोर्स है आपका, ये नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। और सेंटर पे इसके लग रहा है mg फोर्स, सेंटर पे इसके क्या लग रहा है, mg फोर्स। तो mg और नॉर्मल के बीच का अगर मुझे एंगल पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। mg और नॉर्मल फोर्स के बीच का अगर एंगल मुझे पता चल जाए तो मेरा काम इजीली हो जाएगा, समझ रहे हो। सो mg और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखो ये वाले ट्राइंगल को देखो, ये आपका mg फोर्स है, mg फोर्स को नीचे खींच लो, थोड़ा लंबा कर लो। अब ये ट्राइंगल देखो, ये 30 डिग्री आपको गिवन है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल छोटे ट्राइंगल में जो बन रहा है वो 60 हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। देखो ये आपका mg फोर्स है, ये आपका नॉर्मल फोर्स है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इस तरह का आपका ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 हो जाएगा। ये वाले ट्राइंगल को मैं शो कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे शो किया। ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा। इसका मतलब mg का नॉर्मल के साथ एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो mg का नॉर्मल के साथ आप फ्री बॉडी डायग्राम में एंगल कितना शो करोगे, 30 डिग्री शो करोगे यहाँ पे, समझ आया। सिमिलरली इसका नॉर्मल का एंगल भी आप निकाल सकते हो। ये तो हमने नॉर्मल एट पॉइंट ए का एंगल निकाला mg के साथ। सिमिलरली mg को आप थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लो तो आपको नॉर्मल का इसके साथ भी एंगल पता चल जाएगा, है ना। नॉर्मल का इसके साथ एंगल कितना आएगा, देखो अब ये टोटल एंगल आपका 45 डिग्री है ना। टोटल एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो इस पॉइंट पे आप एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो बी पॉइंट पे, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, तो यहाँ से आपको एंगल पता चल जाएगा नॉर्मल का। देखो 45 डिग्री है तो ये भी आपका 45 डिग्री आएगा, ये 45 है तो ये भी आपका कितना आ जाएगा नॉर्मल के साथ 45 डिग्री। इस लाइन का नॉर्मल के साथ आपका एंगल बनेगा ये 45 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर कंफ्यूजिंग हो गया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं अपन। सबको समझ आया क्या एंगल कैसे निकाला मैंने, या एक बार फिर से बताओ। अब ये ज्योमेट्री का खेल है सारा का सारा, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत हमें लगानी पड़ेगी। ये 7th 8th क्लास में जो हम पढ़ते थे ज्योमेट्री, वो ज्योमेट्री हमें यहाँ पे यूज़ करनी। आप कहो तो एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे हमने एंगल कैलकुलेट करा है, या फिर आपको समझ आ गया। एक बार फिर से बताता हूँ, चलो एक बार हम फिगर फिर से अच्छे से बनाते हैं। वो थोड़ा फिगर मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा। एक बार फिगर फिर से बनाता हूँ। देखो इधर एक फ्रेश फिगर ड्रॉ करता हूँ, अब अच्छे से बड़ा बड़ा एकदम शो करूँगा। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, एक इंक्लाइन प्लेन आपका ऐसा है, ठीक है। और इसके बीच में आपका बॉल फंसा हुआ है, इसके बीच में आपका बॉल ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो फिर से, ज़्यादा मैं अब डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल चीज़ें शो करूँगा। ये आपका एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है हमारा 45 डिग्री। ये पॉइंट को नाम दे दो, ये पॉइंट को नाम दे दो बी, जो भी आपको नाम देना, ठीक है। ये इसका सेंटर है। सेंटर पे सबसे पहले mg वाली लाइन बना दो, दिस इज योर mg फोर्स। नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे जाएगा,
और इसका नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये वाले डायग्राम को देखोगे, इस ट्राइंगल को मैं बड़ा बनाऊंगा, ये वाला ट्राइंगल जो है छोटा सा, देखो आपको ये दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको देखना खाली। एक तो ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, इन दोनों को मैं अलग से शो करता हूँ। यहाँ पे देखो, एक ट्राइंगल आपका ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल आपका ऐसा है, ठीक है। इस तरह के आपके दो ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2, दिस इज योर ट्राइंगल 2। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ही आपको खाली देखना है, ध्यान से देखो। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये वाला एंगल 60, और ये 90 तो ये आपका 30। तो हमें ये नॉर्मल का एंगल mg के साथ पता चल गया। इस डायरेक्शन में आपका था नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, और ये इस डायरेक्शन में आपका था mg फोर्स। तो हमें mg और नॉर्मल के बीच का एंगल पता चल गया 30 डिग्री। ये पॉइंट सबको समझ आया? ये एंगल वाला पॉइंट सबको समझ आया कैसे लिया हमने? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? यस? बहुत बढ़िया। चलो, अगर ये वाला एंगल आपको क्लियर हुआ तो चलो सेकेंड पॉइंट भी देख लो। सेकेंडरी हमें निकालना है, इसके साथ एंगल कितना बनेगा। अब यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, ए पॉइंट पे भी, तो ए पॉइंट के नॉर्मल फोर्स के लिए भी आपको एंगल बनाना है ना। ए पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसका एंगल बनाना है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ए पॉइंट पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये पूरा एंगल आपका 45, ये प्लेन के साथ, तो ये वाला एंगल भी आपका 45 होगा। सॉरी, ये वाला एंगल आपका 45 होगा। देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाले प्लेन का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45। अच्छा, ये 45 हो गया, तो देखो ये आपका 90 डिग्री है, नॉर्मल का एंगल, नॉर्मल एट पॉइंट ए आपका ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45। ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि ये दो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दो लाइंस भी परपेंडिकुलर है और ये वाली दो लाइंस भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल आपका 45 हो जाएगा mg के साथ। तो ये डायग्राम आपका ऐसे आएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स आपकी लग रही है ए पॉइंट पे, नॉर्मल एट पॉइंट ए, जो नॉर्मल फोर्स आपका ए पॉइंट पे लग रहा है, उसका mg के साथ एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। mg के साथ एंगल कितना बन जाएगा, mg ऐसे आपकी नीचे जा रही है और ये आपका ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। ध्यान से देखो ना, ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, 45 45, फिर ये दोनों के बीच में 90 है, तो ये 45 तो ये भी 45। अच्छा, अब ये दो भी परपेंडिकुलर्स हैं, तो ये 45 तो ये भी 45, तो हमें यही वाला एंगल तो चाहिए था। ये आपकी mg हो गई, ये आपका नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए होगी। क्लियर हुआ? तो हमने दोनों के एंगल्स निकाल लिए, नॉर्मल के साथ mg का ए का भी निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया। इस तरह से आपको एंगल्स ज्योमेट्री से फाइंड करने हैं। क्लियर हुआ सबको? इस तरह से हमें एंगल्स फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। हाँ, अभी क्लियर हुआ सबको कैसे एंगल निकालते हैं? बताओ, एंगल क्लियर हुआ सबको?
हाँ, नाउ यू गॉट इट ना परफेक्टली, ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। चलो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे, एंगल वाले भी। चलो अब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी करते हैं। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, एंगल वाले बहुत सारे हो गए। सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, हमने ऐसे वॉल से उसको लटकाया हुआ है। ये हमारी वॉल है और यहाँ से हमने एक ब्लॉक को ऐसे लटकाया हुआ है। ठीक है, अब इस ब्लॉक का मास है 1 kg। ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है? 1 kg, और इसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर। इसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 1 मीटर दी हुई है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? देखो, ब्लॉक का मास 1 kg है और ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग का भी मास 1 kg है। पहले हम अभी तक मासलेस स्ट्रिंग लेते थे, अब इन्होंने स्ट्रिंग का भी मास दिया हुआ है। स्ट्रिंग का मास कितना है? 1 kg। दोनों का मास आपको दिया हुआ है, स्ट्रिंग का भी दिया हुआ है और ब्लॉक का भी आपको मास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट यू हैव टू फाइंड द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। सपोज दिस इज योर लोएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए। सेकेंड क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड टेंशन एट दिस मिड पॉइंट बी। बी पॉइंट आपका मिड पॉइंट है, इस पे हमें टेंशन निकालनी है। एंड थर्ड इज you have to find the force exerted by support on the string। तो ये सपोर्ट पे कितना फोर्स लग रहा है ना? सपोर्ट आपका सी पॉइंट पे है ना, तो हमें निकालना है फोर्स एट पॉइंट सी। 3 पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल सा स्ट्रिंग और ब्लॉक का सिस्टम हमें दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोला है बेटा फाइंड करो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट ए, tension at the midpoint B, and force exerted by the support at point C. This is given in the question। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे? ब्लॉक का, है ना। हमें ए पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करना है, तो ए पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? चलो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक बन गया। ब्लॉक को अलग से ड्रॉ करोगे। ये मैंने ब्लॉक को अलग से बना दिया। मेरा पेन टेढ़ा क्यों चल रहा है? टेढ़ा है पर मेरा है। ये मैंने ब्लॉक अलग से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा ए है, इस पे आपकी ऐसी स्ट्रिंग कनेक्ट है। तो ए पॉइंट पे देखो आप, टेंशन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे। 1 kg का मास है तो इस पे mg फोर्स लगेगा। ये सब टेढ़ा टेढ़ा क्यों बन रहा है? 1 मिनट रुको, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा ब्लॉक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने ब्लॉक का FBD सबसे पहले बनाया। तो ब्लॉक पे देखो 1G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन फोर्स आपका इस ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ, दिस इज टेंशन एट पॉइंट ए। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो अगर ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे है, इफ दिस ब्लॉक इज इन योर रेस्ट, तो आपका जो टेंशन होगा किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन एट पॉइंट ए। आप वापस से न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, इस तरह से सॉल्व करो। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ द बॉडी इज इन रेस्ट देन एक्सेलरेशन विल बी 0,
So net force is equal to 0, which means tension at point A minus mg, which will be equal to 0. So यहाँ से आपको टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा A पॉइंट पे, इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स. 1g का मतलब 10 न्यूटन्स. समझ आया सबको कैसे हमने टेंशन निकाला A पॉइंट? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? वी हैव कैलकुलेटेड द टेंशन एट दिस पॉइंट A. अच्छा, फिर से रिपीट करूं, देखो इधर, रिपीटिंग अगेन. सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है. इस ब्लॉक का मास कितना है? 1 kg, और इसको हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है. स्ट्रिंग का लेंथ है 1 मीटर और स्ट्रिंग का मास कितना है? 1 kg. अभी स्ट्रिंग आपका मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का मास आपको गिवन है कितना? 1 kg. ठीक है, योर स्ट्रिंग इज नॉट मासलेस, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन विच इज 1 kg. इस स्ट्रिंग का मास हमें कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है, ठीक है. और हमें फाइंड करना है टेंशन एट पॉइंट A. इस पॉइंट पे कितना टेंशन लगेगा पहले हमने वो निकालना है, फिर हमें निकालना है टेंशन एट मिड पॉइंट B, एंड देन वी हैव टू फाइंड द फोर्स एट दिस पॉइंट C. तो पहले हमने टेंशन A पॉइंट पे निकालने के लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया. तो ब्लॉक का FBD जैसे हमने ड्रॉ किया तो ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? एक तो mg फोर्स लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड सेकेंड इज योर कॉन्टैक्ट पॉइंट. A पॉइंट पे ब्लॉक का कॉन्टैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा TA. अब हमने देखा कि आपका ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, तो ब्लॉक आपका रेस्ट पे, तो हमने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाया, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट इफ द बॉडी इज इन रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0. तो उसका एक्सेलरेशन हमने 0 कर दिया, तो नेट फोर्स आपका 0 हो गया. अब नेट फोर्स कैसे निकाला हमने? देखो, नेट फोर्स निकालने के लिए ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लो, नीचे वाले को नेगेटिव मान लो. तो मैंने ऐसे ही लिखा, ऊपर वाले टेंशन को पॉजिटिव लिखा, माइनस mg को मैंने नेगेटिव लिखा. ये मेरा नेट फोर्स हो गया. इसको मैंने 0 से इक्वेट कर दिया क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन 0 है. तो यहाँ से मुझे टेंशन का वैल्यू कितना मिल गया? 10 न्यूटन के बराबर. ठीक है, अब समझ आया? बहुत बढ़िया. तो यहाँ से मुझे टेंशन का वैल्यू कितना मिल गया A पॉइंट पे? 10 न्यूटन के बराबर. अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट एंड फाइंड द टेंशन एट पॉइंट B. अब मुझे B पॉइंट पे टेंशन निकालना है. तो B पॉइंट पे टेंशन निकालना है मतलब आपको फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ तक बनाना पड़ेगा? यहाँ तक बनाना पड़ेगा. पहले हमने सिस्टम में किसको लिया था? A पॉइंट को लिया था. अब मेरे को B पॉइंट को भी सिस्टम में लेना पड़ेगा. तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा. देखो, फ्री बॉडी डायग्राम फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. अगेन आई हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक. ये मैंने ब्लॉक बनाया और ये मैंने उस पर स्ट्रिंग बनाई. अब मुझे A और B पॉइंट दोनों शो करना पड़ेगा. दिस इज माई पॉइंट A एंड दिस इज माई पॉइंट B. सपोज B पॉइंट मेरा यहाँ पे. तो B पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ. लेट्स से दिस इज योर टेंशन एट पॉइंट B, TB. और ये आपका जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? क्योंकि B पॉइंट आपका मिड पॉइंट पे है तो ये लेंथ आपका हो जाएगा 0.5 मीटर्स के बराबर. ठीक है, टोटल स्ट्रिंग लेंथ आपको कितना दिया हुआ है? 1 मीटर. देखो, पूरी लेंथ स्ट्रिंग की 1 मीटर के बराबर है, तो आधी कितनी हो जाएगी? 0.5 मीटर के बराबर. और 1 मीटर का मास कितना दिया हुआ है? 1 kg. अभी आपको स्ट्रिंग का भी मास गिवन है ना? तो 1 मीटर की आपकी स्ट्रिंग है और उसका मास कितना दिया हुआ है? 1 kg. तो अगर 1 मीटर की स्ट्रिंग का मास 1 kg होगा, तो अगर 0.5 मीटर की आपकी स्ट्रिंग होगी तो उसका मास कितना होगा? उसका मास उसका आधा हो जाएगा.
दैट इज 0.5 kg। तो अब आपके सिस्टम में देखो स्ट्रिंग का भी mg लगेगा और मास का भी mg लगेगा। तो स्ट्रिंग का mg कितना हो जाएगा, विच इज 0.5 इंटू जी, और मास का mg तो हमें पता ही है, विच इज 1 इंटू जी। अभी भी आपका सिस्टम जो है वो रेस्ट पे, तो फिर से आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगेन योर सिस्टम इज एट रेस्ट, तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। सो नेट फोर्स क्या होगा, देखो टी बी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ले लो, टी बी माइनस, अब नीचे देखो 2 mg आपकी, एक तो स्ट्रिंग की mg है विच इज 0.5 g और दूसरा ब्लॉक की mg है, तो हो जाएगा माइनस 0.5 g माइनस 1 g विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका टेंशन कितना आ जाएगा बी पॉइंट पे, विच इज इक्वल टू 1.5 g और यू कैन से 15 न्यूटन। बी पॉइंट पे टेंशन कितना आ जाएगा, 15 न्यूटन। यस, समझ आया बी पॉइंट पे हमने कैसे टेंशन निकाला। देखो बी पॉइंट पे आपका स्ट्रिंग का मास भी आएगा और ब्लॉक का मास भी आएगा, दोनों का मास ऐड होगा, तो दोनों की mg लगेगी, दोनों मासेस की mg लगेगी ना। ए पॉइंट पे क्या होता था, ए पॉइंट पे आपका स्ट्रिंग का मास नहीं आता था। देखो ध्यान से डायग्राम देखो, ए पॉइंट पे क्या होता था, जब हमने टेंशन ए पॉइंट पे निकाला तो ए पॉइंट पे स्ट्रिंग का कोई मास थोड़ी आ रहा है, ए पॉइंट तो ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है ना, तो इस पे जब मैं टेंशन निकालूंगा तो इसमें स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं आएगा। लेकिन जब मैं बी पॉइंट पे टेंशन निकालूंगा तो इतना लेंथ स्ट्रिंग का भी उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो मुझे इसका भी मास अलग से निकालना पड़ेगा। तो इस स्ट्रिंग का जो mg लगेगा वो स्ट्रिंग के सेंटर पे लगेगा, और ब्लॉक का जो mg लगेगा वो ब्लॉक के सेंटर पे लगेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का mg लगेगा वो स्ट्रिंग के सेंटर पे लगेगा, और ब्लॉक का जो mg लगेगा वो ब्लॉक के सेंटर पे लगेगा। क्लियर हुआ सबको? यस यस बेटा, सबको समझ आया? हाँ, अब चलो इसका थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फोर्स निकालना है। अब हमें टेंशन या फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे। देखो थर्ड पार्ट में हमें कहाँ पे निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एट दिस पॉइंट सी। तो अगर मेरे सी पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो सी पॉइंट पे देखो स्ट्रिंग का पूरा मास आ जाएगा और ब्लॉक का भी पूरा मास आ जाएगा। स्ट्रिंग का भी पूरा मास आ जाएगा, ब्लॉक का भी पूरा मास आ जाएगा। तो इसका आप डायग्राम ऐसे बनाओगे। अब इसमें आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी स्ट्रिंग की और पूरा मास आ जाएगा ब्लॉक का भी। ठीक है, अगेन यू विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सी पार्ट के लिए देखो कैसे डायग्राम आएगा। ये आपका ब्लॉक है और ये हमारी पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। ये हमारी पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। तो एक तरह से मान लो हमें सी पॉइंट पे टेंशन फोर्स निकालना है। तो सी पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन निकालना है तो देखो इस पूरी स्ट्रिंग का जो मास होगा उसकी जो mg लगेगी वो स्ट्रिंग के सेंटर पे लगेगी, और वो mg कितनी होगी, पूरी स्ट्रिंग का मास है 1 kg, तो हो जाएगा 1g। अच्छा, ब्लॉक का मास भी 1 kg है तो ब्लॉक की mg भी नीचे लगेगी 1g। अगेन आप न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाओगे,
that is net force is equal to mass into acceleration. Now your system is still at rest. अभी भी आपका सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे ही है, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0. और नेट फोर्स आप निकालोगे, देखो टेंशन एट पॉइंट सी ऊपर है तो पॉजिटिव ले लोगे, ये वाला फोर्स नीचे इसको नेगेटिव ले लोगे -1g, ये भी नेगेटिव है इसको भी लिखोगे -1g विच इज इक्वल टू 0. तो सी पॉइंट पे टेंशन कितना आ जाएगा 2g के बराबर विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन्स. तो सी पॉइंट पे आपका टेंशन आ जाएगा 20 न्यूटन्स. और सी पॉइंट जो है आपका किसके साथ कनेक्टेड है, वॉल के साथ कनेक्टेड है ना. सी पॉइंट आपका वॉल के साथ कनेक्टेड है, तो जितना टेंशन सी पॉइंट पे लगेगा उतना ही फोर्स वॉल पे भी लगेगा. टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो वॉल पे कितना फोर्स लगेगा 20 न्यूटन के बराबर. वॉल पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा जितना सी पॉइंट पे टेंशन लग रहा था. एक्शन एंड रिएक्शन. समझ आया सबको? तो इस तरह से देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये. हमने हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू फाइंड किया. वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है. अच्छा, ये क्लियर हुआ या फिर हमें फिर से रिपीट करना है? सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? यस बेटा. बहुत बढ़िया. ऐसा ही एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं. ध्यान से इसको देखना. Let us try to understand one more example like this. बट यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक्स कनेक्ट कर दिए. सपोज करो we have connected here 2 blocks. ये आपका वॉल है और यहाँ से हमने 2 डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट किया. ये आपका 0.3 kg का ब्लॉक है और दूसरा आपका 0.2 kg का ब्लॉक है. ठीक है, 2 डिफरेंट ब्लॉक्स को हमने कनेक्ट किया. ठीक है. एक ब्लॉक आपका 0.3 kg का है और दूसरा ब्लॉक आपका 0.2 kg का. अब हमें पता है कि दोनों स्ट्रिंग पे टेंशन तो अलग अलग ही लगेगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग के लिए ये दोनों मास आ जाएंगे और ये स्ट्रिंग के लिए एक ही मास आएगा. तो सपोज करो यहाँ पे आपकी टेंशन है T1 और यहाँ पे आपकी टेंशन है T2. ठीक है. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगेन आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. फ्री बॉडी डायग्राम तो कंपलसरी है, बिना उसके हमारा काम होने वाला नहीं. तो सबसे पहले FBD ड्रॉ करोगे. तो चलो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ इस 0.2 kg की मास का FBD. तो ये मेरा 0.2 kg का मास है और इस पे जो टेंशन लग रहा है वो T2 लग रहा है और इस पे mg फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ which is 0.2 into g. Now this block is at rest. Apply Newton's second law. Net force is equal to mass into acceleration. We know that acceleration is 0. तो net force क्या हो जाएगा 0 के बराबर. नेट फोर्स कितना होगा T2 माइनस 0.2g विच इज़ इक्वल टू 0. तो T2 का वैल्यू मिल जाएगा आपको 20 न्यूटन्स.
समझ आया सबको कैसे हमने T2 का वैल्यू निकाला? सिंपल है अब तो। अब आप लोग फैमिलियर हो गए हो इस चीज़ से। अब क्या आप मुझे T1 का वैल्यू निकाल के बता सकते हो? कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1? क्या आप मुझे T1 का वैल्यू निकाल के बता सकते हो? यस, वेरी गुड। देखो मैत्री पटेल ने आंसर भी निकाल दिया। T1 का वैल्यू, हाँ देखो मैत्री पटेल, आपने FBD नहीं बनाया। मैंने आपको बोला है कि फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैत्री पटेल ने डायरेक्टली आंसर लिख दिया 30 न्यूटन, आपके ने जबकि फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, इसलिए आपका आंसर ऐसा आया। देखो कभी भी जल्दबाजी मत करो आंसर देने में, ऑलवेज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब ये वाले मास का FBD बनाओ। तो ये मेरा 0.3 kg का मास है। इस पे देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस पे देखो एक तो टेंशन फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे होगा T1, और ये वाले पॉइंट पे देखो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T2। टेंशन देखो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगता है, तो इस पॉइंट पे इसका टेंशन लगेगा T2। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, T2 को शो ही नहीं करते हैं। भाई देखो यहाँ पे भी तो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा ना T2, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहाँ पे टेंशन लगेगा T1। तो अब आपने फ्री बॉडी डायग्राम अच्छे से बना दिया। अच्छा, एक और फोर्स लगेगा विच इज mg 0.3 into g। नाउ यू विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ that net force is equal to mass into acceleration. If your body is in rest, then acceleration will be 0. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 माइनस 0.3g which is equal to 0। तो T1 का वैल्यू हमें पता है नहीं, T1 हमें फाइंड करना है। T2 का वैल्यू हमें पता है, देखो T2 का वैल्यू कितना है? 20 न्यूटन। तो आई विल पुट हियर T1 माइनस 20, 0.3g कितना हो जाएगा? 30 which is equal to 0। सो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 50 न्यूटन। T1 will be 50 न्यूटन। समझ आया? तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा बनाना ही बनाना है। ऐसे ओरली कभी भी आंसर मत दो। ओरली आंसर देते तो हमारा आंसर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फिजिक्स के क्वेश्चन में तो एटलीस्ट। ठीक है, सबको समझ आया? यस। एक क्वेश्चन अब आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। अब आप फाइंड करके बताओ, मैं नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ एंड सॉल्व इट। अब मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स लगा दी, अब ये आपको सॉल्व करना है। लेट से दिस इज योर 1 kg, दिस इज योर 2 kg एंड दिस इज योर 3 kg। Find the value of T1, T2 and T3. Find the value of T1, T2 and T3. सब लोग फाइंड करेंगे? हाँ, ऑल ऑफ यू विल फाइंड। T1, T2 और T3 का वैल्यू निकाल के मुझे बताओ।
यस, मैत्री पटेल का आंसर आ गया। T1 का वैल्यू आ रहा है 30 न्यूटन। अच्छा, T2 का कितना आ रहा है? पूजा पटेल का भी आंसर आ गया। T1 का वैल्यू आ रहा है 30 न्यूटन। मैत्री पटेल एंड पूजा पटेल। T2 का आ रहा है 50 न्यूटन। खुशी सिंह का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। T1 का वैल्यू 30 न्यूटन। हाँ सही बात है, T1 का वैल्यू होगा 30 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब। T2 का वैल्यू कितना होगा? 50 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब। T3 का भी निकालोगे? हाँ, ऋत्विक भूटानी का भी आ गया। विश्वा भवसर का भी आंसर आ गया। यस, T2 की वैल्यू निकालो। मैत्री पटेल ने T2 भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया। T2 50 न्यूटन आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। विश्वा का भी आंसर आ गया। खुशी गामित का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और T3 की वैल्यू कितनी आएगी? T3 की वैल्यू आ जाएगी, देखो सब, T3 की वैल्यू होगी 30, 20, 50 + 10, 60 न्यूटन। T3 की वैल्यू कितनी आएगी? 60 न्यूटन। ठीक है, यस, सबका यही आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, मैत्री शाह इज ऑल्सो सेइंग बाय। ओके बेटा, बाय बाय बेटा।